साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 150 तक देख लिए थे। अभी 151 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। माई डॉक्यूमेंट आइकन क्या होता है? तो कंप्यूटर का सिस्टम फोल्डर होता है और जब हम किसी फाइल का निर्माण करते हैं तो सीधे सेव कर देते हैं, तो वह माई डॉक्यूमेंट में सेव होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं कि हम कोई भी फाइल सेव करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जब तक हम लोकेशन अगर हम नहीं बताएंगे तो अपने आप लोकेशन वो इसमें माई डॉक्यूमेंट की आती है। नोटपैड क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स की छोटी छोटी फ़ोटो बनी रहती है उनको हम आइकन बोलते हैं, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप की जो फ़ोटो बनी रहती है। नोटपैड क्या होता है? नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है और इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, और इसके जो फाइल बनाते हैं उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है .txt होता है। नोटपैड में टाइटल बार किसे कहते हैं? तो नोटपैड विंडो में सबसे ऊपर की जो पंक्ति होती है उसको टाइटल बार कहा जाता है। तो ये नोटपैड में नहीं, कोई भी हम सॉफ्टवेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसकी विंडो के अंदर सबसे ऊपर की जो पंक्ति होती है उसको हम टाइटल बार कहते हैं, और उसमें नाम आता है कि हमने उस फाइल का नाम क्या दिया था, वो उसका टाइटल बार का नाम आता है। पेंट क्या है? तो जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर पहले से इंस्टॉल्ड ये सॉफ्टवेयर आता है पेंट। इसके अंदर हम वो पेंट वगैरह हम कर सकते हैं, थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स जब बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है तो पेंट ही सिखाया जाता है, क्योंकि काफ़ी इजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो कंप्यूटर में रंग बिरंगे चित्र वगैरह हम इसमें बना सकते हैं, कोई शेप्स वगैरह, सर्किल और ये वगैरह, रेक्टेंगल वगैरह, या उसमें कुछ लिख सकते हैं टेक्स्ट वगैरह, अलग अलग कलर दे सकते हैं उसके अंदर। कैलकुलेटर क्या होता है? तो कैलकुलेटर भी हमारे विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें पहले से इंस्टॉल्ड आता है, और जैसा कि हमारा रियली में जो कैलकुलेटर आता है जो हिसाब किताब करने के लिए हम काम में लेते हैं, तो वैसे ही हम उसको काम में ले सकते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेटर आ रहा है वो अपने आप में क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। वर्कबुक किसे कहते हैं? तो वर्कबुक है वो कई वर्कशीट्स का कलेक्शन होती है। वर्कशीट होती क्या है? वर्कशीट एक सीट होती है जो रो और कॉलम को मिलाकर बनती है, जो हमने MS एक्सेल के अंदर देखी है। चार्ज सीट कैसे? तो चार्ज सीट है वो वर्कबुक में एक अलग सीट होती है जिसमें केवल ग्राफ और चार्ट्स होते हैं। तो जिसमें ग्राफ और चार्ट्स होते हैं वो चार्ज सीट है, चार्ट सीट है। अरे सॉरी, चार्ज नहीं है, चार्ट सीट है, जिसमें चार्ट मतलब ग्राफ और चार्ट्स होंगे। मास्टर स्लाइड क्या होती है? तो प्रेजेंटेशन पैकेज के अंदर मास्टर स्लाइड एक ऐसी स्लाइड होती है जिसमें ऐसी सूचनाएं सामग्री दी जाती है जो प्रस्तुतिकरण की प्रत्येक स्लाइड में शामिल की जाती है। वो एक तरह से जैसे हम वर्ड के अंदर बनाते तो हेडर और फुटर आता है, वो हम डाल देंगे तो हर एक पेज के अंदर दिखाई देगा। वैसे ही क्या, जो मास्टर स्लाइड होती है ना, उसमें जो सूचना डालते हैं वो जब प्रेजेंटेशन हमारी चलती है तो प्रत्येक स्लाइड के अंदर वो सूचना शामिल होती है। रिलेशनल डेटाबेस किसे कहते हैं? तो टेबल के समूह का जो आपस में संबंधित हो उसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, और डेटाबेस को जो मैनेज करता है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, DBMS। और RDBMS का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये डेटाबेस का हमारा एक पूरा एक सब्जेक्ट रहता है पूरा। और डेटाबेस के अंदर जो स्टोर होते हैं डेटा, वो किस में होते हैं? टेबल्स के रूप में। और टेबल्स हैं उनका आपस में एक दूसरे से रिलेशन होता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किस प्रकार के कौशल के विकास में किया जाता है? तो शिक्षण कौशल विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? पाठ्यक्रमों का समय पर पूर्ण होना। पाठ्यक्रम है जो सिलेबस है वो टाइम पर पूरा हो जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है शिक्षण प्रक्रिया में। भारत सरकार द्वारा किसके लिए NIOS के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो शिक्षक प्रशिक्षण कौशल के लिए भारत सरकार द्वारा NIOS के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। शैक्षिक तकनीकी का महत्व क्या है? यह शिक्षण कार्य को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाती है। INSAT का शिक्षा योजना की शुरुआत कब प्रारंभ की गई? तो ये अक्टूबर 1983 के अंदर इनसेट की शिक्षा योजना है वो शुरू की गई थी। इनसेट शिक्षा योजना क्या है? तो इनसेट शिक्षा योजना है उसके अंदर क्या है, 5 से 11 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रसारण योजना है। जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना के अंदर तो बहुत सारे अभी आजकल टीवी के ऊपर हमारे स्टेट्स की तरफ से भी बहुत सारे कार्यक्रम आने लग गए थे, और आजकल तो देखते हो कि ये
आकाश है, वेदांतु वगैरह इस टाइप का है, उनके अलग से चैनल्स के ऊपर भी प्रोग्राम्स आने लग गए हैं। लेकिन ये तो अभी आने लगे हैं प्राइवेट तो, लेकिन इससे पहले हमने ये चालू कर दिया था 5 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए, जो हमारा दूरदर्शन चैनल है उसके ऊपर जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका प्रसारण चालू कर दिया था। ई शिक्षा में ई का क्या अर्थ है? तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो आजकल हमारी जो शिक्षा हो रही है वो क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक ही हो रही है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप घर पर बैठे पढ़ रहे हो, तो मेरे पास भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर आपके पास भी, और अंदर से जो इंटरनेट से होते हुए आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँच रही है, नॉलेज पहुँच रहा है, तो वो भी अंदर बीच में राउटर वगैरह क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। तो ई शिक्षा में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ज्ञानवाणी की प्रसारण कब से शुरू किया गया? तो ज्ञानवाणी का प्रसारण शुरू हुआ था 1 मार्च 2000 को। अब ये वैसे तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, लेकिन अब आपकी पेडागोजी नाम से उसके अंदर सिलेबस में दे रखा है, तो हो सकता है कि उसके अंदर अब कुछ ना कुछ तो पूछेंगे, तो कंप्यूटर के अंदर और तो क्या आएगा शिक्षा शास्त्र में, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछे जाए उसके अंदर, हो सकता है नहीं पूछे जाएंगे जब उसमें सिलेबस में दे दिया है तो। एजुसेट क्या है? तो एजुसेट है वो शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी एक उपग्रह है। एक उपग्रह है वो भारत सरकार ने लॉन्च किया था जो शिक्षा क्षेत्र के लिए काम करने के लिए, उसका नाम था एजुसेट। पहली बार ज्ञानवाणी का प्रसारण कहाँ से किया गया था? तो पहले हमने क्वेश्चन देखा कि कब किया गया था, 1 मार्च 2000 को, लेकिन कहाँ से किया गया था? ये किया गया था लखनऊ, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम से। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? आजकल आपने देखा होगा डिजिटल लाइब्रेरी चल रही है, कई जगह आपने देखा होगा कि इस कॉलेज के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी है। तो ये एक विशेष पुस्तकालय होता है जहाँ पर पाठ, दृश्य सामग्री, वीडियो पुस्तकें, शोधों का डिजिटल संरक्षण किया जाता है। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, द्वितीय स्मृति, मतलब प्राइमरी जो होता है स्टोरेज वो होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है वो रैम होता है, सेकेंडरी के अंदर हार्ड डिस्क भी आता है, पेन ड्राइव भी आता है। बायोस का पूरा नाम क्या है? BIOS। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ट्विटर की स्थापना कब की गई? तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई थी 1995 से। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का नाम है वायरलेस फिडिलिटी। आजकल वाईफाई की बाद में लाईफाई का नाम भी सुनने में आ रहा है, तो उसका मतलब है लाइट फिडेलिटी। वो लाइट के थ्रू डेटा है उसको ट्रांसमिट करता है, ये वायरलेस फिडेलिटी है। क्योंकि वाईफाई से पहले हम जब भी हमें डेटा ट्रांसमिट करना होता है, हमारे जो टेलीफोन लाइन हुआ करती थी उसको हम काम में लेते थे इंटरनेट के लिए, लैन भी पूरा केबल के थ्रू बनता था। उसके बाद में जैसे ही वाईफाई आया, वायरलेस फिडेलिटी आया, अभी हमारा मोबाइल है वो देखिए वायरलेस चल रहा है, मोबाइल से इंटरनेट है वो पीसी में, लैपटॉप में चला सकते हैं, हॉटस्पॉट ऑन कर दिया दूसरे में चला जाएगा, डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन वाईफाई से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडिलिटी, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। तो ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। सर्च इंजन का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो सर्च इंजन का निर्माण बता रहे हैं कि 1990 में हुआ था। और जैसे कि हम देखते हैं गूगल है वो अपने आप में क्या है? सर्च इंजन है। और वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का क्या आता है? बिंग नाम से आता है शायद। तो ऐसे और भी सर्च इंजन है, पर ज़्यादा है वो गूगल जो है वो ज़्यादा फेमस है। अगर आपसे कोई पूछे गूगल क्या है, तो गूगल क्या है? सर्च इंजन। तो सर्च इंजन इसका मतलब क्या है? मतलब आप इसके अंदर टाइप कर दोगे, आपको जो ढूंढना है, अब आपको नहीं पता उस वेबसाइट का क्या नाम है। जैसे मान लो आपको LIC जमा करानी है, तो LIC जमा करानी है, अब आपको याद नहीं है कि LIC है उसकी वेबसाइट का क्या नाम, तो आप LIC लिख के गूगल में डाल दोगे तो LIC की जो वेबसाइट है वो उसके अंदर दिखा देगा। तो ऐसे ही हमें याद तो रहता नहीं है वेबसाइट के नाम, बहुत मुश्किल है याद रखना, इसलिए हम टाइप कर देते हैं और वो ढूंढ के दिखाता है। या फिर हमें और कोई दूसरी चीज़ ढूंढनी है, तो वो हमें इससे मतलब नहीं है कौन सी वेबसाइट पर मिलेगी, हमें तो बस वो जो ढूंढना है उस वो मिलना चाहिए। जैसे कई बार पढ़ने के लिए नोट्स वगैरह ढूंढने होते हैं,
तो जिन जिन वेबसाइट्स पर हमने जो ढूंढा है वो अवेलेबल है, वो सारी वेबसाइट्स की लिस्ट दिखा देगा। ये होता है सर्च इंजन का काम। एफ क्या होता है? एफ होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी को यूज करके हम इंटरनेट पर फाइल अपलोड करते हैं और डाउनलोड करते हैं। और ऐसे होता है एच जो हमारी वेबसाइट वगैरह ओपन करने के लिए प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपने देखा होगा ब्राउज़र का जो एड्रेस बार होता है ऊपर, उसमें जो एड्रेस चालू होता है वो एच से चालू होता है। विश्व के पहले स्मार्टफोन का नाम क्या था? तो ये हमने पहले भी देखा कि सबसे पहला स्मार्टफोन है वो IBM कंपनी का सिमोन था। एंड्रॉयड की खोज किसने की थी? तो एंड्रॉयड की खोज है वो बता रहे हैं कि एंडी रूबिन ने की थी, और बाद में ये अधिग्रहण कर लिया गूगल ने। तो अभी गूगल है वही लॉन्च कर रहा है एंड्रॉयड के नए नए संस्करण। और एंड्रॉयड क्या है? हमारी मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड ही है। एंड्रॉयड के अंदर भी प्रोग्रामिंग किस में होती है? जावा के अंदर होती है। भारत में सबसे सस्ता स्मार्टफोन 251 रुपये का था, उसका नाम क्या था? अब ये देखिए, ये तो बिल्कुल फालतू ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फ्रीडम 251 एक आया था कि हम आपको मोबाइल देंगे 251 में, लेकिन उसके बाद में कुछ अता पता ही नहीं है कहाँ पर गए वो लोग। तो ये तो फालतू क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा कोई स्मार्टफोन आया नहीं था। और सही में देखें, सबसे सस्ता जो स्मार्टफोन है वो मुझे लग रहा है शायद जियो का, जो जियो ने लॉन्च किया है वही होगा शायद, उससे सस्ता तो नहीं मिलता होगा। पर इस टाइप के क्वेश्चन सब वो एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। 1999 में जापान की किस कंपनी ने पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था? तो 1999 में NTT डोकोमो थी, उसने लॉन्च किया था। OHP का पूरा नाम है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओपन एजुकेशन रिसोर्स शब्द को प्रयोग लाया गया था। IOR शब्द का प्रयोग किया था 2002 में। ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ओपन एजुकेशन रिसोर्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? यूनेस्को ने किया था। ओपन एजुकेशन रिसोर्स है क्या? ये ऐसे संसाधन हैं जो शिक्षण एवं अधिगमन के लिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि वो पैसे नहीं लेते हैं, फ्री में अवेलेबल होता है, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाती है। आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। जैसे कि आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सुने होंगे। एक तो होते हैं पेड वाले, जैसे हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, MS ऑफिस आता है, इनके पैसे लगते हैं और इनका आपको कोड भी नहीं मिलता है। आप इनमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, बस इनको काम में ले सकते हो। और यूनिक्स लिनक्स वगैरह आते हैं, जो उबंटू वगैरह आते हैं, और भी खूब सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आते हैं। तो उनमें आप क्या है कि फ्रीली आपको मिल जाता है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में जो टेक्नोलॉजी है, मतलब अब सॉफ्टवेयर के अंदर टेक्नोलॉजी क्या होगी, उसका कोड होगा, सोर्स कोड, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाता है। उसके अंदर भी आप कुछ मॉडिफिकेशन करके काम में ले सकते हो। अब एंड्रॉयड है वो भी अपने आप में क्या है, ओपन सोर्स है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स का मतलब होता है। शिक्षक के द्वारा डिजिटल सामग्री के रूप में इस्तेमाल की गई PPT की पूर्ण रूप क्या है? तो PPT ये किस में बनाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, उसके अंदर आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो PPT का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब ये जब पावर पॉइंट नहीं आया था, उससे पहले आपने देखा होगा पुराने तरीके के जो प्रोजेक्टर आते थे, उसमें हम वो कागज़ या पॉलीथीन टाइप का कुछ सीट होती थी, उस पर लिख के रखते थे, फिर वो कुछ कांच टाइप का लगा रहता था और उससे फिर प्रोजेक्ट होता था, या फिर कैमरा टाइप का कुछ रहता था, उससे होता था। लेकिन आजकल ये रहता है कि तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना के आप कंप्यूटर सीधा प्रोजेक्टर पर दिखा देते हो। तो PPT का नाम आपने जगह जगह सुना होगा, PPT का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जीवन कौशल व्यक्ति को जीवन की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार मदद करता है? तो उचित प्रबंधन हेतु ज्ञान प्रदान कर, उचित प्रबंधन के लिए ज्ञान प्रदान कर दिया जाता है, तो इंसान के जीवन में जो भी कुछ समस्याएं होती है उनको वो सुलझा सकता है। तो इसलिए स्कूल कॉलेज के अंदर जो जीवन कौशल है उसकी शिक्षा भी स्टूडेंट्स को दी जाती है, ताकि वो अपनी जो जीवन है उसका बहुत उचित प्रबंधन कर सके। अगर उसके जीवन में कुछ समस्या आए तो उनका निराकरण भी वो कर सके। जीवन कौशल की मुख्य विशेषताएं क्या है? जीवन कौशल की मुख्य विशेषताएं होती है विश्लेषणात्मक सोच होती है, आत्म जागरूकता होती है, समानुभूति होती है, रचनात्मक सोच होती है। समानुभूति का अर्थ क्या है? समानुभूति का मतलब होता है कि दूसरे व्यक्ति की अनुभूतियों एवं परेशानियों को समझना।
अगर आप दूसरा आदमी है, दूसरा व्यक्ति है, उसकी जो परेशानियां हैं, अनुभूतियां हैं, उनको अगर आप समझते हो, उसको बोलते हैं समानुभूति। तो हम एक समाज में रहते हैं, इसलिए समानुभूति जो विशेषता है वो भी एक इंसान के अंदर होना ज़रूरी है। तो जीवन कौशल जो सिखाया जाता है हमें स्कूल कॉलेज में, उसमें यही सिखाया जाता है विश्लेषणात्मक सोच, आत्म जागरूकता, समानुभूति, रचनात्मक सोच, क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब लकीर के फ़कीर टाइप का नहीं होना चाहिए कि बस जो रट्टा लगा लिया और बस एग्ज़ाम पास कर ली, उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप में क्रिएटिविटी है तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। क्रिएटिविटी है वो हर फील्ड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। भावनात्मक समझ को किस प्रकार सीखा जाता है? भावनात्मक समझ है उसको अभ्यास या प्रयास के द्वारा हम समझ सकते हैं। निर्णय लेने के अंतर्गत कौन से दो तत्व शामिल है? तो निर्णय जब लेते हैं तो उसमें एक तो होता है कि समस्या के बारे में सोचना और उसके बाद में उपलब्ध विकल्पों के द्वारा समाधान निकालना। हमारे सामने कोई समस्या आई है, अब उसको कैसा निराकरण करना है, तो सबसे पहले तो समस्या है वो हमारी समझ में आनी चाहिए कि समस्या है क्या, उसके बारे में हम सोचेंगे और उसके बाद में उसके निराकरण के लिए क्या क्या हमारे पास विकल्प मौजूद है तो वो करेंगे। अब समस्या है या जो भी है अवसर है वो है कि अभी कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकली है और इसके अंदर आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो, सब कुछ हो। तो ये हो गया एक तरह से, जो भी ये समस्या है या आपके सामने अवसर है, तो इसके बारे में सोच लिया, विचार लिया आपने। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि भाई मेरे को तो सरकारी नौकरी लगना ही है, तो तैयारी तो करनी है मुझे। आप खुद से तैयारी कर सकते हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं या ऑनलाइन आजकल यूट्यूब से पढ़ सकते हो आप। तो आपके पास विकल्प है और उनके आप जो भी विकल्प उसमें से अपनाना चाहें उसका समाधान निकालने के लिए। पारस्परिक संबंध क्या होते हैं? तो यह विभिन्न लोगों और समूहों के बीच का संबंध होता है। हम समाज में रहते हैं तो लोग और जो समूह होते हैं उनके बीच में आपस में जो संबंध होते हैं उसको पारस्परिक संबंध कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं वो कंप्यूटर की नहीं है, ये शिक्षा शास्त्र में आती है, लेकिन अब पेडागोजी आपके जो सिलेबस में दे दिया है तो हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लें। तनाव का सामना करने में शारीरिक उपायों के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है? तो तनाव जो होती है इंसान को, उसका अगर आपको दूर करना है तनाव, तो उसके अंदर आप व्यायाम करो। आप देखिए रनिंग कीजिए, आप योगा कीजिए, जिम कीजिए, तो आपका जो तनाव है वो मानसिक तनाव है वो छूमंतर हो जाएगा। आप घूमने फिरने जाइए सुबह शाम, संगीत सुनिए, योग कीजिए, खाने की आदतों में भी बदलाव कीजिए। एक ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह जो खाते हैं उनसे भी तनाव हो जाता है, तो अच्छा हेल्दी खाना खाइए आप, वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपका तनाव दूर हो जाएगा। तो तनाव है वो सिर्फ दिमाग से नहीं होता है, वो पूरा शरीर उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। आपका पेट भी, जो आप खाने के आदतें वगैरह हैं उनसे भी फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर अनुदेशक बन रहे हो, स्कूल में जाएंगे, आप टीचर बनोगे तो बच्चों को आपको पढ़ाना भी है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ में एक ओवरऑल पूरा कंप्लीट बच्चे को ज्ञान देना होता है, तो ये आपको ज़रूरी है। ये किसी भी जो भी एग्ज़ाम होती है जो टीचर बनने के लिए देते हैं तो उसके अंदर ये पूछा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह व्यक्ति के पूर्ण विकास हेतु आवश्यक है। अब बच्चों का पूर्ण विकास आपको करना है, छात्रों का, तो आपको ये सारा नॉलेज होना चाहिए, आपका ही पहले पूर्ण विकास होना चाहिए। तो पूर्ण विकास हेतु जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता है। बदलते परिदृश्य में रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति का स्थान किसने ले लिया है? तो जो रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति थी उसका स्थान अभी ले लिया है तकनीकी शिक्षा पद्धति ने। इसीलिए आप देख रहे हो टीचर्स, कंप्यूटर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल में, पहले तो नहीं पढ़ाए जाते, और पहली बार कंप्यूटर शिक्षकों की, कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती भी हो रही है। तो जो रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति थी उसका स्थान ले लिया है अभी तकनीकी शिक्षा पद्धति ने। बच्चों पर तकनीकी शिक्षा पद्धति के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या होते हैं? तो तकनीकी शिक्षा पद्धति से बच्चे हैं वो कहीं ज़्यादा कुशल और बुद्धिमान हो गए हैं। आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, कुशल हैं। बच्चों एवं विद्यार्थियों में तनाव की समस्या एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति को दूर करने हेतु कौन सी शिक्षा पद्धति आवश्यक है? तो इसके लिए जीवन कौशल, अभी हमने देखा जीवन कौशल क्वेश्चन नंबर 96 में देखा था, 196 में, कि जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह व्यक्ति का पूर्ण विकास करती है, जिससे कि वो आगे जाके फिर जो भी समस्याएं आती है उनकी लाइफ में उनका निराकरण निकाल ले। तो बच्चों में तनाव हो जाता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति आ जाती है।
तो इसके लिए उनको ज़रूरत है जीवन कौशल शिक्षा की। स्कूली बच्चों को जीवन कौशल शिक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह बच्चों को उनके भविष्य एवं जीवन की चुनौतियों हेतु तैयार करती है। भविष्य में जीवन में चुनौतियाँ, जीवन का मतलब ही है चुनौतियाँ, हर रोज़ समस्याएं आएगी, चुनौतियाँ आएगी, तो उसके लिए पहले से हमें प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो स्कूल के बच्चों को जीवन की कौशल शिक्षा हम देते हैं ताकि वो पहले से तैयार रहें, आगे तनाव में ना आए, समस्याएं आए तो। समस्या तो आती रहेगी लाइफ में। भारत में किस वर्ष व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हुई? तो व्यावसायिक शिक्षा जो इंजीनियरिंग है, जो मैनेजमेंट की MBA है, ये सारी क्या है, व्यावसायिक शिक्षाएं हैं। तो ये 1986 में चालू हुई थी हमारे देश में। वह संस्था जो अध्यापक शिक्षा पद्धति के साथ साथ स्कूलों में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करती है, वो है NCERT। NCERT है, वो काम करती है अध्यापक शिक्षा पद्धति के साथ साथ स्कूलों में शिक्षा पद्धति में बदलाव और विकास को लागू करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब UGC जो है 1953 में हुई थी। व्यावसायिक संगठनों ने अपनी संस्था में किन तत्वों को रखा है? तो व्यावसायिक जो संगठन है उन्होंने अपनी संस्था में किन तत्वों को रखा है? तो वो है ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठा, वफादारी आदि। वह विद्वान जो व्यावसायिक नैतिकता के उद्देश्यों से सहमत नहीं थे, तो एक विद्वान थे जो व्यावसायिक नैतिकता के उद्देश्यों से सहमत नहीं थे, वो थे मिल्टन फ्रीडमैन। शिक्षा में किस नैतिकता को महत्व दिया जाता है? तो वर्णनात्मक नैतिकता है, उसको शिक्षा में महत्व दिया जाता है। किन विचारों में व्यावसायिक नैतिकता के स्तर को कम करके आगा जाता है? तो धार्मिक विचार। व्यावसायिक नैतिकता कब आकर्षण का केंद्र बनी? 1980 से 90 के मध्य। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952 में शिक्षा को क्या माना है? समाज सेवा, आत्मसिद्धि एवं अभिव्यक्ति का उपाय। विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार के लिए कौन सा संस्थान उत्तरदायी है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC है, वो विश्वविद्यालय जो कॉलेज है हमारी, कॉलेज लेवल की शिक्षा है, उसके प्रसार के लिए UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिम्मेदार है। और जबकि व्यावसायिक वाला देखें हम, जो इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनके लिए कौन है? AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अभिप्रेरणा अंग्रेजी के किस भाषा का हिंदी अर्थ है? तो अभिप्रेरणा है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। वह कार्य जो व्यक्ति को कार्य करने हेतु उत्साहित या हतोत्साहित करता है, वो होती है अभिप्रेरणा। अभी पढ़ा हमने मोटिवेशन, तो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, वही व्यक्ति को कार्य करना है कि नहीं करना है उत्साहित करती है, हतोत्साहित करता है, वही होता है मोटिवेशन, डीमोटिवेशन। अगर मोटिवेटेड है तो वो उत्साहित है, वो काम करेगा, और अगर डीमोटिवेटेड है तो वो नहीं करेगा। ठीक है। अभी आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं आप, तो इसके लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा। आपको सरकारी नौकरी करनी है, प्राइवेट नौकरी करनी है, तो आप मोटिवेटेड हो, उसके लिए आपको करनी है, नौकरी लगना ही है, इसलिए आपको पढ़ना ही है, इसलिए आप पढ़ रहे हो। तो ये नौकरी लगना है, वो क्या आपके लिए मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के कुल कितने सिद्धांत हैं? अभिप्रेरणा के 6 सिद्धांत हैं। अभिप्रेरणा के लेविन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये गतिशील प्रक्रिया, स्मृति, व्याख्या, अधिगम के संयोग पर है। तो ये इस टाइप का जो चीज़ें हैं, एक बार आप देख लीजिए मोटा मोटा, उसके बाद में हम और देखेंगे कि एक बार डिटेल में जब सिलेबस आ जाएगा तो कि कितना क्या आएगा इसके अंदर, पेडागोजी के अंदर क्या चीज़ें आएगी, तो हम और देख लेंगे। एक बार थोड़ा थोड़ा और व्यू आप इसमें ले लीजिए। अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं, तो अभिप्रेरक वो जन्म से उत्पन्न होते हैं। कृत्रिम अभिप्रेरक के उदाहरण है, कृत्रिम अभिप्रेरक है वो पुरस्कार, प्रशंसा और दंड। भाई अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन मिलती है वो कैसे कैसे मिलती है? आपको कुछ काम करना, आपने अच्छा काम किया तो आपको पुरस्कार मिल गया, और आपने सोचा मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरे को पुरस्कार मिलेगा, मैं दौड़ में फर्स्ट नंबर आऊँगा तो मेरे को पुरस्कार मिलेगा, मैं अच्छा खेलूँगा, मैं ओलंपिक में मेडल जीत सकता हूँ, तो वो पुरस्कार है, गोल्ड मेडल जीते मिलेंगे, आप मिलेगा आपको, तो वो एक मोटिवेशन आपके लिए। प्रशंसा होगी, आपका नाम होगा पूरी दुनिया के अंदर। और एक होता है दंड, आपको लगता है कि ये काम नहीं करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा, तो वो भी एक मोटिवेशन होता है। लक्ष्य तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं?
लक्ष्य तक जो पहुंचने का राजमार्ग है वो क्या है? अभिप्रेरणा ही है, मोटिवेशन ही है। विद्यालय में पुरस्कार के लाभ क्या हैं? विद्यालय में पुरस्कार मिलता है तो उससे क्या मनोबल में वृद्धि होती है, उत्साह होती है, आनंद आता है और वो मोटिवेट होता है बच्चा। अनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो अनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक है लोरेंज। वह प्रेरक जो जन्मजात होते हैं वो होता है भूख, प्यास और नींद। तो भूख, प्यास और नींद है वो तो हर एक आदमी को भूख लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है। उसके लिए आपको कोई स्कूल कॉलेज में कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, वो सबके अंदर जन्मजात ही होते हैं। किस विद्वान ने अभिप्रेरणा को कार्य आरंभ करने व जारी रखने की प्रक्रिया माना है? तो गुड था, उसने बोला कि अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है वो ही कार्य आरंभ स्टार्ट करना और उसको जारी रखना है, उसके लिए जरूरी है। नकारात्मक प्रेरणा क्या होती है? नकारात्मक मतलब डीमोटिवेशन। अब इसको नकारात्मक क्यों बोला? इन्होंने बोला कि बाह्य अभिप्रेरणा जैसे कि पुरस्कार, लालच है, वो नकारात्मक प्रेरणा है कि मैं जीत जाऊंगा तो मेरे को पुरस्कार मिलेगा, ज़्यादा पढ़ाई करूंगा तो पुरस्कार मिलेगा, ये लालच जो होता है। तो जो बाह्य अभिप्रेरणाएं हैं ये ज़्यादा टाइम तक आपको मोटिवेट नहीं रख पाती है। अंदर से जो मोटिवेशन होता है, अंदर की जो प्रेरणा होती है वही सच्ची प्रेरणा होती है। इसलिए हो सकता है इसको नकारात्मक प्रेरणा माना होगा। स्किनर किस देश के विद्वान थे? तो अमेरिका के विद्वान थे। और भारतीय समाज के समग्र व्यक्तित्व के विकास की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? शिक्षकों को। तो शिक्षक पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरा जो हमारा समाज है उसका व्यक्तित्व है और विकास की जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपी गई है। वह कौन सा प्रभाव है जो छात्रों को शिक्षक का अनुकरण करने हेतु प्रभावित करता है? पुनर्बलन प्रभाव। तो एक प्रभाव होता है पुनर्बलन प्रभाव, उससे क्या होता है कि जो छात्र होते हैं वो शिक्षक का अनुकरण करते हैं और प्रभावित होते हैं। पुनर्बलन छात्रों को कब प्रभावित करता है? जब शिक्षक को भूमिका प्रभावित होती है। जब शिक्षक को उसकी भूमिका प्रभावी है, वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, तब टीचर जो बच्चे हैं उसको टीचर को अपने आप फॉलो करने लग जाते हैं। छात्र शिक्षक के व्यवहार का कब अनुकरण करता है? जब शिक्षक कक्षा में एक आदर्श के रूप में कार्य करता है। अगर शिक्षक है वो अपनी ईमानदारी से अपना अगर काम कर रहा है तो छात्र है वो शिक्षक का अनुकरण करने लग जाते हैं। प्रेरणा मिलती है शिक्षक से बच्चों को। शिक्षक को शिक्षा विधि आसान बनाने हेतु किन किन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए? तो शिक्षक है वो स्कूल के अंदर शिक्षा विधि को आसान बनाना, तो वो नाटक की ले सकता है, आदर्श आदि ले सकता है। एक शिक्षक का विश्वसनीय होना आवश्यक क्यों होता है? ताकि छात्र उनसे परस्पर एवं बेहतर संवाद स्थापित कर सके। शिक्षा प्रणाली अगर दोषपूर्ण हो और शिक्षकों की भूमिका प्रभावी न हो तो छात्रों में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? अनुशासनहीनता। किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? मैकडूगल ने बोला था कि जो खेल है वो बालक की जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। विद्यालय में अनुशासनहीनता का सबसे प्रमुख कारण आप किसे मानते हैं? अगर विद्यालय में शिक्षा अनुशासनहीनता है तो सबसे प्रमुख कारण है शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को विकसित करने में मदद करेंगे? जाति, धर्म एवं भेदभाव से रहित समाज। एक शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? शिक्षक की निष्पक्षता को सबसे ज़्यादा छात्र पसंद करते हैं। एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है विद्यार्थियों का विश्वास। अगर विद्यार्थी अध्यापक अगर विश्वास करते हैं तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। किस विद्वान ने कहा था कि दंड एक सामाजिक निंदा है और इसमें आवश्यक नहीं कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो? सेथना। छात्रों को दंड सामूहिक रूप से क्यों नहीं देना चाहिए? सामूहिक दंड छात्रों में विद्रोह की भावना जागृत होता है। अगर छात्रों को एक साथ दंड दिया जाएगा तो विद्रोह की भावना जागृत हो जाएगी। दंड देते समय अध्यापक को किस मुद्रा में रहना चाहिए? गंभीर मुद्रा में। अगर दंड दे रहा है तो छात्र शिक्षक को गंभीर मुद्रा में, अगर वो हंस रहा है तो फिर वो दंड कैसे माना जाएगा? तो हमेशा गंभीर मुद्रा में होना चाहिए। वर्तमान समय में दंड किस प्रकार के साधन के रूप में देखा जाता है? तो सुधारात्मक।
आजकल तो दंड वगैरह ये ऐसी चीज़ें हैं वो स्कूलों में बंद हो गई है। किस विद्वान के द्वारा पुरस्कार वह सामान्य घटना है जो संतोष व आनंद प्रदान करती है जब किसी घोषित कार्य को संपादित किया जाता है? तो A.S. रेबर ने बोला था कि पुरस्कार सामान्य घटना है जिससे संतोष व आनंद प्राप्त होता है। पुरस्कार की हानियाँ क्या है? यह बालकों को ईर्ष्या, द्वेष, लालच आदि की भावना उत्पन्न कर सकता है। अगर एक को पुरस्कार मिल गया बाकी को नहीं मिला तो उसमें ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष हो सकता है, लालच की भावना आ सकती है दूसरों में, या वो जिसको मिला है उसमें भी आ सकती है। पुरस्कारों की कीमत अधिक क्यों नहीं होनी चाहिए? ताकि बालक पुरस्कारों को कीमत से न जोड़े। तो इसीलिए देखते हैं कि पुरस्कार तो पुरस्कार है, ऐसे हमने सुना होगा बचपन में कि इनाम है वो तो इनाम हो, चाहे 1 रुपये का हो चाहे 100 रुपये का। तो कभी भी जो पुरस्कार होता है उसकी कीमत है वो ज़्यादा नहीं होती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है तो आपको लगता है कि वो पूरा गोल्ड का, ऐसा नहीं होता है, पूरा गोल्ड का नहीं बनता है। गोल्ड की सिर्फ पॉलिश होती है उसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि उसकी कीमत है बहुत ज़्यादा हो जाती है, गोल्ड मेडल जीत लिया तो इसलिए गोल्ड मेडल की, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया तो करोड़ों रुपए का उसकी कीमत होगी। कीमत उसकी कोई खास नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती है। पुरस्कार क्या है? पुरस्कार है वो प्रेरणा का एक स्वरूप है जो वांछित व्यवहार को कराने हेतु प्रेरित करता है। किस विद्वान ने कहा था कि पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भरते हैं? तो रॉबर्ट ने कहा था। पुस्तकें, मेडल, ट्रॉफी आदि पुरस्कार के कैसे स्वरूप हैं? भौतिक स्वरूप। स्वतंत्रता के मूल्य के अभाव में बालक कैसा बन जाता है? वह अराजक बन जाएगा। तो स्वतंत्रता का मूल्य है वो पता होना चाहिए बालकों को। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया था? रूस से। तो हमारे संविधान में है वो अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। कर्तव्य हमारे संविधान में बाद में जोड़ेंगे, और इनकी हमें जो प्रेरणा मिली थी वो मिली थी रूस से। कि हम अधिकारों की तो बात करते हैं कि हमें ये अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार होना चाहिए, लेकिन कर्तव्य भी तो हैं हमारे हमारे देश के लिए, समाज के लिए। तो कर्तव्य भी उतने ही ज़रूरी हैं, और मैं तो मानता हूँ कि कर्तव्य उससे ज़्यादा ज़रूरी है अधिकार से। पहले आप कर्तव्य पूरे निभाइए, उसके बाद में अधिकार की बात कीजिए। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? विलियम जेम्स। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? हर्बर्ट को। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? जर्मनी में। तो जो प्राइमरी, जो प्री प्राइमरी क्लास होती है, जो पहली क्लास से पहले जो नर्सरी आता है, फिर केजी आता है, किंडरगार्टन, और फिर HKG आता है, तो ये जो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी में चालू हुए थे। दो नोडों के बीच डेटा संचरण करने की प्रक्रिया के नियम को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो ये इंपॉर्टेंट कि वापस क्वेश्चन चालू हो गए हैं कंप्यूटर के। अभी तक ये शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड चल रहे थे, पेडागोजी से। तो जो नोड होते हैं, अभी हम इंटरनेट की बात कर रहे थे, तो इंटरनेट में जगह जगह जो नोड्स रहते हैं, जो कंप्यूटर्स हो सकते हैं, राउटर्स हो सकते हैं, ब्रिज हो सकता है, उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, कुछ नियम्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उन नियम के तहत ही डेटा, ऐसे नहीं कि कहीं भी ट्रांसमिट हो जाएगा कहीं से भी। एक नियम, एक या नियम के कई सारे नियम होते हैं, उनके सेट होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। जैसे आपने TCP/IP प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का एक सेट होता है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो क्या प्रोटोकॉल है? आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे, अगर आई कार्ड है तो आई कार्ड लेके जाएंगे, अपने बुक्स वगैरह, बैग वगैरह लेके जाएंगे। तो हर जगह ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, और मतलब है इनका नियमों का सेट, सेट ऑफ रूल्स। दो प्रमुख सर्च इंजन का नाम बताइए। तो याहू और गूगल। खूब सारे हैं वैसे तो, पर ज़्यादा जो काम में आते हैं आजकल तो गूगल ही आ रहा है, पर याहू है वो पहले ज़्यादा काम में आता। याहू और गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है। व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय है नीति, नैतिकता का वह रूप है जो कारोबारी माहौल में पैदा हुए नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जांच करता है। व्यवहारिक आचार नीति से आप क्या समझते हैं? व्यवहारिक आचार नीति एक ऐसा क्षेत्र है
जिसका संबंध अनेक क्षेत्रों में उत्पन्न हुए नैतिक प्रश्नों से है, जैसे चिकित्सकीय, तकनीकी, कानूनी और व्यावसायिक नैतिकता। व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, प्रामाणिक और वर्णनात्मक अनुशासन। शिक्षा में कौन सी नैतिकता को स्थान दिया जाता है? तो वर्णनात्मक स्थान दिया जाता है शिक्षा को। व्यावसायिक नैतिकता की जांच कैसे की जाती है? व्यावसायिक नैतिकता की जांच कर्मचारी के परिप्रेक्ष्य व्यावसायिक उद्यम से की जा सकती है। व्यावसायिक चयन के मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवसाय में निरंतर प्रगति, विषयों का चयन, व्यवसाय का चयन। व्यावसायिक स्रोत केंद्र के 2 लाभ बताइए। रोजगार से संबंधित जानकारी मिलती है और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की जानकारी मिलती है। व्यावसायिक स्रोत केंद्र की स्थापना के समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? तो निर्देशन एवं परामर्श की क्रियाओं की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, भौतिक सुविधा व आवश्यक परीक्षण तथा उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता के प्रति आकर्षण कब बढ़ा? 1990 से 80 से 90 के बीच में व्यावसायिक नैतिकता के बीच आकर्षण बढ़ा। नैतिक मुद्दे कौन सी दिशा में खड़े होते हैं? ये तब खड़े होते हैं जब कोई कंपनी कानूनी या सांस्कृतिक मामलों में परस्पर विरोधी मानक अपनाती है। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, आरंभ करना, जारी रखना, दिशा प्रदान करना। अभिप्रेरणा क्या होता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन होगा तभी हम किसी काम को चालू करेंगे, आरंभ करेंगे, उसको जारी रखेंगे, दिशा प्रदान करती है मोटिवेशन। प्रेरक किसे कहते हैं? तो व्यक्ति के अंदर उपस्थित मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य विशेष को प्रेरित करती है, प्रेरक कहलाती है। अभिप्रेरणा की 2 प्रमुख प्राविधियों का उल्लेख कीजिए। तो अभिप्रेरणा की 2 प्रमुख प्राविधियां हैं, पुरस्कार व दंड, और दूसरा है प्रशंसा और निंदा। अभिप्रेरणा देने वाले किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। उत्तेजना, आकांक्षा। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है किसी का क्रेच एवं क्रिचफील्ड ने। अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन किस शब्द से बना है? तो जो मोटिवेशन शब्द है जिसको हम अभिप्रेरणा बोल रहे हैं, ये बना था लैटिन भाषा के एक शब्द है मोटम से। प्रेरणा संबंधी चालक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्लार्क लियोनार्ड हल के द्वारा 1943 में। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। तो अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था वो तो सिगमंड फ्रॉइड ने, और मांग का सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने। और अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? मीडोगल ने। अब ये तो कुछ याद रखने वाली जैसी चीज़ें हैं। प्रधानाचार्य के 2 प्रमुख कार्य, जो मुख्य कार्य हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो शिक्षण कार्यों की व्यवस्था करना, संचालन करना, और विद्यालय के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। प्रधानाचार्य के 2 पर्यवेक्षणीय कार्यों का वर्णन कीजिए। नियोजन कार्य, नियंत्रण संबंधी कार्य। शिक्षक के 2 मुख्य गुणों का वर्णन करो। स्वस्थ एवं चरित्रवान, सहनशीलता एवं सांवेगिक स्थिरता। शिक्षक के 2 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? छात्रों में अनुशासित रहने की भावना उत्पन्न करना और छात्रों को उपयुक्त शैक्षिक कार्य देना और उसका निरीक्षण करना। अध्यापक के 2 निर्देशन संबंधित कार्य हैं, कक्षा में उत्तम वातावरण पैदा करना और छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श देना। अनुशासन, उत्तम अनुशासन का क्या अर्थ है? अनुशासन 3 प्रकार का होता है, दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्तियात्मक अनुशासन। अनुशासनहीनता के 2 मुख्य कारण क्या है? वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों में नेतृत्व का अभाव। अनुशासनहीनता निवारण के 2 उपाय लिखिए। अनुशासनहीनता है उसके 2 उपाय क्या है? एक तो दंड दे दो, दंडात्मक उपाय हो गए, सुधारात्मक उपाय है।